spell at his first spell, second spell. Oh, he's out. Unlucky. He was looking to drop one at his feet and take off with a single. He's gone boom. Has he got the second boom? He hasn't. It's been taken. Hitting the stumps. That's edged and brilliantly caught. Magnificent catch from Brad Hatton. And 5 wickets again for Ryan Harris. That is fantastic. What a way to cap off a match by the Australian side. वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम मौजूद हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में हैं और अब हम बातचीत करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीम बारी साहब से। इससे पहले वो कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर भी रह चुके हैं। आइए सुनते हैं वो क्या कहते हैं। बारी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने दुनिया टेलीविज़न को टाइम दिया। ये बताएं कि खिलाड़ी जो आप सेलेक्ट करते हैं कौमी क्रिकेट टीम के लिए, इनका मेयार क्या होता है और क्या तरीक़ाकार है, किन किन मराहिल से इन्हें गुजरना पड़ता है खिलाड़ियों? मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो मैं भी फॉलो करता था और जो सिलेक्शन प्रोसेस का एक जुज़वी हिस्सा है, वो ये है कि फॉर्म एंड फिटनेस, और फिर उसके बाद आपने कहाँ खेलना है और आपने ओडीआई की टीम बनानी है या टी20 की टीम बनानी है या टेस्ट की टीम बनानी है। टेस्ट की ज़रूरियात कुछ और होती हैं, ओडीआईज़ की कुछ और होती हैं, टी20 की कुछ और होती हैं। तो और कौन सा किस टाइप ऑफ विकेट्स आपको मिलेंगी, ऑपोजिशन में लेफ़्ट हैंडर्स हैं, राइट हैंडर्स हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, ये सारी चीज़ें सोच कर सिलेक्शन कमेटी कैप्टन और कोच के साथ बैठ कर फिर एक सिलेक्शन करती है। अच्छा, जो आम लोग बातें करते हैं कि जी एक पर्ची कल्चर है, सिफारिश चलती है, और बल्कि बारी साहब कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि पैसा भी चलता है। आप ये बताइए कि ये बातें कहाँ तक सच हैं और कहाँ तक झूठ है? देखें, ये स्पेकुलेशन तो आप कुछ भी कर सकते हैं और मैं बिल्कुल 100% दयानतदारी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नेशनल सिलेक्शन कमेटी है वो एक प्रोफेशनल्स की कमेटी है और ये चीज़ें जो आपने कही हैं ये बिल्कुल स्पेकुलेशन होती है। अच्छा, ये बताएं कि जब आप कैंप लगाते हैं तो कैंप में लोगों को लाने का क्या मेयार होता है? देखें, ये भी फिर जिम्मेदारी नेशनल सिलेक्शन कमेटी की है। कैंप में नॉर्मली जो तादाद है वो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, कोई 20 या 25 नाम ले लेते हैं। उसमें कुछ उभरते हुए खिलाड़ी भी होते हैं कि उनको भी तजर्बा मिले, उनको कुछ तजर्बा हो, वो इस कैंप में आते हैं, टेस्ट प्लेयरों के साथ खेलते हैं। माहौल भी उनके लिए नया होता है, तो वो भी उनके लिए एक एजुकेशन होती है। तो ये सारे, जैसे आप किसी प्लेयर को ग्रूम करते हैं, उनको पहले अंडर 19 में भेजते हैं, फिर ए टीम में भेजते हैं, फिर टेस्ट टीम में भेजते हैं, फिर नेशनल कैंप में लाते हैं। ये सारी चीज़ें एक प्रोसेस है टू डेवलप अ प्लेयर, और मैं समझता हूँ कि ये दूसरे मुल्कों में भी यही होता है। जैसे पाकिस्तान की ए टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी तो उसमें से आपको 2-4 खिलाड़ी, आमिर था, उमर अकमल था, सरफराज था, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया को भी 2-4 खिलाड़ी ए टीम में से मिले हैं। तो ये एक सिस्टम है, जो एक प्रोसेस है, और दूसरे मुल्क भी अपनाते हैं, हम भी अपनाते हैं। अच्छा, क्रिकेट में जो नॉमिनेशंस होती हैं आला ओहदों पे, आप नॉमिनेशंस के हक में हैं? क्या इसका कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए? कोई प्रॉपर एक प्रोसीजर हो कि हमने इस तरह चेयरमैन लाना है, इस तरह सीईओ लाना है? मेरे एक अपनी सोच है जी। देखें जी, क्रिकेट जो है वो, ये मैं अपनी राय है जी, क्रिकेट जो है ये एक बिजनेस बन चुकी है सारी दुनिया में। इट इज़ एन इंडस्ट्री एंड इट शुड बी रन लाइक अ बिजनेस। जैसे एक कंपनी चलती है उसी तरह ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड चलता है, उसी तरह इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड चलता है, उसी तरह न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड चलता है, उसी तरह अदर बोर्ड चलते हैं। को उसका एक बोर्ड होता है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, जिसमें 14 रुकन होते हैं या 12 रुकन होते हैं, और वो स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। हर स्टेट को या 2 रिप्रेजेंटेटिव दिए जाते हैं या 1 दिया जाता है, और 14 रुकन बोर्ड होता है। वो बोर्ड का एक चेयरमैन होता है। वो बोर्ड जो है वो पॉलिसी बनाता है कि पॉलिसी क्या होनी चाहिए फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ क्रिकेट।
مین کام کیا ہے کرکٹ بورڈ کا؟ ڈیولپمنٹ پروموشن آف کرکٹ ان دا کنٹری ہے نا, یہی کام ہے نا. اس کے نیچے ایک مینجمنٹ ہوتی ہے جو اس پالیسیز کو امپلیمنٹ کرتی ہے, اور وہ پروفیشنلز کی ہوتی ہے, ہیڈ کوارٹر میں بھی اور کاؤنٹیز اور اسٹیٹس میں بھی. اس وقت پاکستان میں کاؤنٹیز میں یا ڈسٹرکٹس میں یا ڈویژنز میں یا ریجنز میں پارٹ ٹائم لوگ کام کر رہے ہیں. پارٹ ٹائم تو پھر اس آج کل کی دنیا میں پارٹ ٹائم ہی رہتے ہیں, آپ پیچھے رہ جائیں گے. اگر آپ 2 گھنٹے کام کریں گے اور 8 گھنٹے کام کریں گے تو فرق تو ہوگا. تو اس لیے اس کو جلدی سے ایک بزنس کی طرح چلانا چاہیے, لائک بزنس. اور بزنس میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس کا ایک بزنس پلان ہوتا ہے کہ جی آپ کو ڈیولپمنٹ کیسے کرنی ہے, آپ نے پروموشن کیسے کرنی ہے, آپ نے فائنینس کو کیسے مینیج کرنا ہے, آپ نے مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے, آپ نے انفراسٹرکچر کیسے بنانا. دیز آر آل ایکٹیویٹیز آف بزنس. اس کی ٹائم لائن کیا ہے, کتنی دیر میں ختم ہونا چاہیے. اس طرح جو بورڈز ہیں وہ رن ہوتے ہیں. ناظرین, آپ نے ہمارا آج کا پروگرام پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم میں کھلاڑیوں کی سلیکشن کے طریقہ کار کے حوالے سے دیکھا, جس سے آپ کو یہ اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ اس میں میرٹ کا کہاں تک عمل دخل ہے. پاکستانی قوم کرکٹ سے دلی طور پر انتہائی وابستگی رکھتی ہے. جب بھی ٹیم ہارتی ہے تو پوری قوم غم میں ڈوب جاتی ہے. اس قوم کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ جس ٹیم کے ہارنے کی وجہ سے وہ غم میں ڈوبے ہوئے ہیں, ان کی تو سلیکشن ہی میرٹ پر نہیں ہوئی. لیکن ہم نے اس پورے پروگرام میں یہ دیکھا کہ یہ پورا نظام اس طرح درست ہو سکتا ہے کہ اگر کھلاڑیوں کی سلیکشن گراس روٹ لیول پر درست ہو. گراس روٹ لیول سے مراد اسکول, کالج, کلبز اور ایسوسیشنز ہیں. اگر یہاں پر پرچی کلچر, سفارش, ذاتی پسند و ناپسند اور کرپشن ختم ہو جائے تو وہ دن دور نہیں جب پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم ایک بار پھر سبز ہلالی پرچم لہراتے ہوئے پوری دنیا میں اپنا سر فخر سے بلند کر سکے. اس کے ساتھ نصیر واگا اور دنیا انویسٹیگیشن سیل کی ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.